Hello students, this is your ma'am, Mrs. Manju Daga with you, and today we are here to study inverse trigonometric function. So we will keep forward our topic inverse of secant and cosecant functions. So let's start. So in our previous lecture we have studied the graph of secant function, and today we will start it with the graph of cosecant function. Graph of cosecant function. So here we will draw the graph of cosecant. Y is equal to cosecant x. Then x हमारा जो है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच का हो, but it should not be equal to 0. It is just, let me remind you the things, that cosecant is a function which is defined from interval this is here open minus infinite to 1 closed union 1 to infinite. So this was the function cosecant. We have learnt these things in our previous lectures, that cosecant is restricted to this domain and it is restricted to this range. That means cosecant function is invertible in this case only, because in this case it is bijective function. Bijective means it is 1, 1 and on 2. So if we will restrict the domain to this and range to this, then only this cosecant function is invertible function. So this thing we have explained in our previous lecture, and today we will start with cosecant inverse. Cosecant inverse. अगर हमारा cosecant इस इंटरवल को डोमेन मानता है, तो cosecant इनवर्स फंक्शन के लिए जो इसकी रेंज है वो हमारी किसमें आएगी? रेंज हमारा डोमेन में कन्वर्ट हो गया है और डोमेन हमारा जो है वो रेंज में ट्रांसफर होने जा रहा है. दिस इज इक्वल टू माइनस π/2 ओपन इंटरवल 0 यूनियन open interval 0 to closed interval π/2. So this is the inverse function. So we will start with this कि inverse function जो है वो हमारा जो हमारे फंक्शन का डोमेन होता है उसका रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, और इनवर्स के लिए जो रेंज है वो फंक्शन की डोमेन थी. तो अब हम बात करेंगे इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ की. तो ग्राफ में हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं that we should take the domain on the x-axis. So first of all we are just drawing the graph of the function cosecant function. So we will take the angles like this on x-axis, domain on the x-axis. So domain आपका इस टाइप का है π/2 और 0. इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis है. This is positive x and this is negative x, positive y and negative y. So here we will take minus π/2 0 like this. तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेंज है उसमें रियल नंबर्स है. तो रेंज के अंदर क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स को हम y एक्सिस के अलोंग लेंगे. तो रियल नंबर्स हमारे इस टाइप से 0 और 1. x कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है और y कोऑर्डिनेट को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. In the same way here the coordinates will be 1 and -1. तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनने जा रहा है. So if we will plot the point, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर हम बिठाएं तो पॉइंट हमारा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे π/2 और 1. That means cosecant फंक्शन अगर हमारा π/2 पे ऑपरेट करता है तो हमारे कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू होगी 1. यानी इस केस में ये थीटा है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू जो आने वाली है वो हमारी है 1.
तो कोसिकेंट 90 डिग्री आप सभी जानते हैं कि जैसा साइन 91 होता है तो उसका इन्वर्स कोसिकेंट भी 1 का इन्वर्स 1 ही रहता है। तो ये हमारे पॉइंट इस तरीके से आएगा। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है ये π/2 पर 1 वैल्यू अचीव करता है और उसके बाद इस तरीके से आपकी वैल्यूज जो है वो ऐसे करके आप ग्राफ को इसकी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि π/2 पर वैल्यू हमारी 1 थी, उसके बाद आप एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं। एंगल को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। आप जितना π/2 को इस तरफ 0 के इधर लेकर आ रहे हैं उतना आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है, और जितना एंगल डिक्रीज कर रहे हैं, पहले वैल्यू 1 थी उसके बाद इंक्रीज होते जा रही है और किस तरफ जा रही है? इनफाइनाइट की तरफ। मींस कोसिकेंट फंक्शन डिफाइंड है इसके लिए π/2 पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही थी और उसके बाद हम देख रहे हैं मैक्सिमम एंगल पर, एंगल इस केस में हमारा मैक्सिमम था π/2 और π/2 मैक्सिमम एंगल के ऊपर हमारी वैल्यू रेंज की 1 आ रही थी। उसके बाद आप देख रहे हैं एंगल डिक्रीज होने के साथ साथ आपकी वैल्यूज जो है वो इनफाइनाइट तक मींस इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कोसिकेंट फंक्शन हमारा इस इंटरवल में, यानी कौन सा इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, ये आपको इंटरवल दिखाई दे रहा है दिस वन। इस इंटरवल पे हम बात करें तो हमारा कोसिकेंट फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाई दे रहा है। अब आप इसी तरीके से यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आपका ये जो दिखाई दे रहा है इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे जो है -π/2 और -1, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे। इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि ये -π/2 एंगल जब डिक्रीज इस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव वैल्यूज जितनी 0 की तरफ टेंड करती हैं वो ग्रेटर होती जाती है, यानी इंक्रीज कर रही है। तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो आपका ग्राफ जो है इस तरीके की आपकी ग्राफ जो है वो शो होगी। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि जितना आपका एंगल जो है, जितना आपका एंगल 0 की तरफ जा रहा है, यानी एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो आपकी ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज क्या कर रही है, जो रेंज है वो आपका माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। दैट मीन्स जितना हम एंगल को बड़ा बनाते जा रहे हैं उतनी वैल्यू हमारी छोटी होती जा रही है। तो इस इंटरवल के अंदर भी कोसिकेंट फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन दोनों इंटरवल्स में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस इंटरवल के अंदर भी डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल के अंदर भी डिक्रीजिंग है। लेकिन कोसिकेंट फंक्शन को अगर हम इन दोनों की यूनियन पर डिफाइन करते हैं तो हमारा फंक्शन जो है नाइदर डिक्रीजिंग कहलाएगा नॉर इंक्रीजिंग। हालांकि कोसिकेंट फंक्शन इन सेपरेटली इन दोनों इंटरवल्स के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन शो हो रहा है, बट ऑन द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स इट विल नाइदर बी डिक्रीजिंग नॉर बी इंक्रीजिंग। तो ये तो हमारा ग्राफ था कब? जब हमारी x -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज थी, यानी जो थीटा हमारा हम ले रहे हैं, जो एंगल है वो इस रेंज में लाई कर रहा है एक्सेप्ट 0 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज जो इस इंटरवल में आती है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो रेंज आ रहा है वो ये सारी वैल्यूज आ रही है 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यूज हैं, और इधर आप देख रहे हैं -1 से और -इनफाइनाइट तक सब वैल्यूज है। लेकिन ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं ये किसी की भी वैल्यू नहीं आया, यानी कोसिकेंट फंक्शन की वैल्यू इस रेंज के अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट किया है इसके डोमेन को, इस इंटरवल के अंदर, सॉरी रेंज को इस इंटरवल में हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी इसके बीच की वैल्यू हायर नहीं की जा रही है। कोसिकेंट फंक्शन जब ऑपरेट कर रहा है तो कभी भी आपकी वैल्यू जो है वो ये नहीं आ रही है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आ रही है। इसके अलावा बाकी सभी वैल्यूज हो सकती है। तो नाउ वी विल कम टू द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में हम जब बात करते हैं तो हमारा अब जो है आप देख सकते हैं कि हमारा डोमेन जो है वो रियल नंबर्स बन चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो वैल्यू लेने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स 1 0 और -1 0, और रेंज हमारी जो है वो
आपकी अलोंग y एक्सिस होती है, तो इसको हम यहाँ कहीं पर अगर शो करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 और π/2, और इस डायरेक्शन में 0 और -π/2, इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन में जो हमारा x एक्सिस के अलोंग है वो और y एक्सिस के अलोंग जो है वो चेंज हो गए हैं, डायरेक्शन हमारी रियल नंबर्स चले गए हैं अलोंग x एक्सिस, और जो हमारा एंगल्स थे वो हमारे शिफ्ट हो गए हैं अलोंग y एक्सिस। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, पॉइंट बिठाइए यहाँ पे -1 और -π/2, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, कोऑर्डिनेट्स -1 और -π/2, यानी कोसिकेंट इनवर्स जब -1 पे ऑपरेट करेगा तो कोसिकेंट इनवर्स इस इंटरवल के एलिमेंट पे ऑपरेट करेगा, तो हमें क्या मिल रहा है -π/2, यानी इसका कोई एलिमेंट, ये रेंज से कोई एलिमेंट हमें मिल रहा है। तो -1 पे हमारा क्या आया है -π/2। तो इसको आप देख रहे हैं कि जितना आप इस -1 से -2 की तरफ मूव कर रहे हैं, -1 से कहाँ मूव कर रहे हैं, -2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसा आपका ये ग्राफ आपको नजर आएगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है। यानी जितनी वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, -1 से -2, -3, -4, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जो है वो आपकी इस तरफ हो रही है। तो जितना वैल्यू छोटी हो रही है हमारा ये क्या हो रहा है, इसको देखिए आप, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है, यहाँ पर से ये वैल्यू हमारी डिक्रीज होते जा रही है, क्या होती जा रही है, सॉरी इंक्रीज। नेगेटिव में हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ ये हमारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 0 की तरफ मूव कर रहा है। ये नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये नेगेटिव वैल्यूज है y एक्सिस की, और जितना हम इसको ऐसे लेकर गए 0 की तरफ, तो ये क्या हुई, बढ़ी, इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज कब हो रही है, जब ये वैल्यूज हमारी -1, -2 की तरफ, -3 की तरफ ऐसे जा रहे हैं, यानी हमारा फंक्शन जो है इस केस में भी क्या दिखाई दे रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पर आप प्लॉट करके देखेंगे तो आपका ये कोऑर्डिनेट π/2 और 1 के सामने ये वैल्यू हमारी इस टाइप से आएगी 1 और π/2, यानी कोसिकेंट इनवर्स जब 1 पर लगेगा, यानी फंक्शन हमारा ऑपरेट कर रहा है डोमेन के एलिमेंट पे, और डोमेन का एलिमेंट 1 है, तो हमारा रेंज क्या आएगा, रेंज हमारा आएगा π/2, यानी कोसिकेंट इनवर्स 1 की वैल्यू हमें π/2 मिलने वाली है। तो इसको आप अगर देख रहे हैं तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके ऐसे घूमते हुए ये टर्न लेगा यहाँ से। तो आप देख रहे हैं इस केस में भी क्या हो रहा है, 1 पर आपकी वैल्यू क्या थी, π/2 मैक्सिमम थी, π/2। उसके बाद क्या हो रही है, आप जितना 2, 3, 4 वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं उतना ये नीचे आता जा रहा है, डाउन में आ रहा है, दैट मींस डिक्रीज कर रहा है। आपका डोमेन का एलिमेंट की वैल्यू जितनी बढ़ रही है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 पे जा रहे हैं, तो π/2 आपका डाउन आ रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है, ये 0 के करीब आ रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ बना सकते हैं, और किसका ग्राफ है ये, कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन का। तो इन दोनों ग्राफ से आपको आफ्टर ऑल क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे कोसिकेंट इनवर्स की वो 1 पर है, और क्या है वो π/2, और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन की -1 पर है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी -π/2। तो और ये फंक्शन कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन भी अगर हम अलग अलग दोनों इंटरवल्स पे लें तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अगर इन दोनों की यूनियन पे बात करें तो अगेन हमारा कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन जो है नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग कैटेगरी में आएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नहीं आ रही है, देखिए इस केस में आपके पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वैल्यूज, यानी -1 से और 1 इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू हमने नहीं ली है, डोमेन के अंदर ये इंक्लूड नहीं है। जो डोमेन हम रख रहे हैं उस डोमेन के अंदर हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो -1 से -इनफाइनाइट तक के लिए हैं, और इधर 1 से इनफाइनाइट तक के एलिमेंट्स लिए हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच का एलिमेंट हमने डोमेन में नहीं रखा।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ जो है वो हमारा आपके लिए कोसिकेंट और सीकेंट दोनों का ग्राफ जो है वो क्लियर हो चुका है. नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टू द टॉपिक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. So on the left side of the board I have written some questions and we will solve the problems in the same way. Whatever method we have adopted in our previous lectures, the method will be same as usual for the sine, cosine and tangent. So in the same way we will use here also secant inverse 2. तो अब आपको फिर से रिवाइंड करवाते हैं कि आपका जो चीजें आप पढ़ चुके हैं इसका क्या डोमेन था सीकेंट का और क्या रेंज थी. तो हमारे सीकेंट फंक्शन को कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था. अब आप ध्यान दीजिए, सीकेंट फंक्शन हमारा डिफाइन था. आपका इंटरवल स्टार्ट हो रहा था क्लोज्ड इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल π/2 यूनियन π/2 से π क्लोज. ये आपका सीकेंट फंक्शन का डोमेन था और रेंज आपकी क्या थी. रेंज -∞ से 1 यूनियन 1 to ∞. ये आपकी रेंज सीकेंट फंक्शन. तो सीकेंट इनवर्स के लिए क्या हो गई आपकी. सीकेंट इनवर्स के लिए हमारे पास ये हमारा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ डोमेन और रेंज हमारी बन चुकी है. ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 क्लोज्ड ओपन इंटरवल यूनियन ओपन क्लोज्ड इंटरवल. इसी तरीके से कोसिकेंट फंक्शन हमारा डिफाइन था. कोसिकेंट हमारा, उसके लिए हमने डोमेन क्या लिया है जल्दी से आप बताएंगे. डोमेन हमारा -π/2 से 0 यूनियन 0 to π/2 ये डोमेन है. और रेंज हमारी जो है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞. ये हमारी रेंज थी. तो इसका इनवर्स कोसिकेंट का इनवर्स, ये चीजें हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं. सो इट विल बी इजी फॉर यू इफ यू विल राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पेपर. तो ये आपके पास क्या आ गया है. अब ये आपका डोमेन का काम कर रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞. और ये अब आपकी रेंज में कन्वर्ट हो गई है -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2. तो ये लिखने का हमें बेनिफिट मिलेगा. अब इनका हम डायरेक्ट जल्दी इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सीकेंट इनवर्स 2 यानी कि जो हमारा 2 है, सबसे पहले आपको देखना है कि सीकेंट के केस में ये डोमेन का एलिमेंट है या नहीं है. तो ये हमारा 2 1 से बड़ा है. तो 1 से बड़ी सारी की सारी वैल्यू इनफाइनाइट तक डोमेन में इंक्लूड है. तो ये हमारा डोमेन का एलिमेंट है. ये क्लियर हो गया. डोमेन का एलिमेंट है तो ये हमारा किसी थीटा के इक्वल होगा. इसके इक्वल होने वाला है ऐसा कोई थीटा सच दैट थीटा बिलोंग करता हो. किसमें. थीटा हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए जल्दी से बताइए. सीकेंट इनवर्स का थीटा इस इंटरवल का होना चाहिए. तो थीटा बिलोंग करेगा 0 to π/2 यूनियन π/2 to π. इसका होना चाहिए. थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट सीकेंट थीटा हमारे पास आना चाहिए 2. तो कौन सा ऐसा एंगल है जिसका सीकेंट थीटा 2 होता है. उसके लिए सबसे पहले आप चेक करो कि सीकेंट किसका इनवर्स है. सीकेंट इनवर्स है कॉस का. तो कॉस इसके केस में हाफ होता है और हाफ कॉस किसका होता है. हाफ कॉस की वैल्यू होती है π/3. सो दिस इज द आंसर. तो आपको ये लाइन लिखनी मैंडेटरी है कि थीटा किस इंटरवल का एलिमेंट है और उसका सीकेंट थीटा ये है, तभी हमारे पास वो एंगल थीटा की वैल्यू आएगी.
इस तरीके से हमारा सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में हमने लिया है सीकेंट इनवर्स -2/√3। अब सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीकेंट के डोमेन का है, इनवर्स के डोमेन का एलिमेंट है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि -2 समथिंग ये हमारा -1 से छोटी वैल्यू है तो ये इस इंटरवल में लाई करेगी, और इस इंटरवल में लाई करती है देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू सम थीटा, और थीटा क्या होना चाहिए, थीटा बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल के अंदर ओपन क्लोज्ड ओपन π/2 यूनियन π/2 पाई क्लोज्ड। इस इंटरवल के अंदर हमारा थीटा होना चाहिए सच दैट सीकेंट थीटा क्या निकल रहा हो -2/√3। तो अब आप जल्दी से चेक कीजिए कि सीकेंट थीटा इनवर्स है कॉस का, और कॉस √3/2 किसका होता है, कॉस √3/2 π/6 का होता है, और π/6 माइनस यानी अब हम लेने वाले हैं वैल्यूज। ध्यान दीजिए वैल्यू वो जब हमारा सीकेंट नेगेटिव हो। सीकेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 to π के बीच की ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम π/6 लेते हैं, π/6 अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं देन इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट मीन्स इट विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं 5π/6, और यहाँ पर हमने 2π/6, 3π/6, 4π/6 ये सब रख के आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 5π/6 पर ही हमारी ये वैल्यू दोबारा आएगी। तो इस तरीके से हम अपने प्रिंसिपल वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सीकेंट इनवर्स के। सो लेट अस टेक some more questions of this type so that the concept will be very clear to my dear students. And next part is secant inverse √3/2। अब इसमें आप चेक कीजिए √3/2 ये वैल्यू आपकी जो है √3/2 दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ये वैल्यू अगर 1 से छोटी है दैट मीन्स ये हमारी इस इंटरवल में लाई कर रही है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ये वैल्यू अगर ऐसी है दैट मीन्स ये हमारी इस सीकेंट इनवर्स के डोमेन में एलिमेंट लाई नहीं करता है, क्योंकि सीकेंट इनवर्स के डोमेन में -1 से लेकर 1 के बीच की वैल्यूज जो है वो लाई नहीं करती, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1। दैट मीन्स सीकेंट इनवर्स √3/2 इज मीनिंगलेस हियर, मीनिंगलेस। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारा जो वैल्यूज आएंगे प्रिंसिपल वैल्यूज का सेट जो है वो हमारा कैसा सेट होगा, प्रिंसिपल वैल्यूज का सेट, नल सेट। मींस ऐसे केस में जब वैल्यू हमारी -1 से लेकर और 1 के बीच की वैल्यू होगी तो हमारे डोमेन के अंदर वो एलिमेंट लाई नहीं करेगा, और नहीं करता है दैट मीन्स ये हमारा इस पर सीकेंट इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सीकेंट इनवर्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन दिस वैल्यू, सो इट इज मीनिंगलेस एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज इज नल सेट इन दिस केस। Now next part, fourth, secant inverse 2/√3। secant inverse 2/√3। अब इसमें आप सीधे आप देख पा रहे हैं ये थीटा के बराबर वैल्यू आने वाली है। थीटा बिलोंग करना चाहिए हमारे किस इंटरवल में, 0 to π/2 और यूनियन π/2 to π इस इंटरवल में, सच दैट सीकेंट अगर हम उस थीटा का निकालें तो 2/√3 आता हो। ऐसा कौन सा थीटा है, cos थीटा √3/2 आ रहा है, और cos थीटा √3/2 हमारा होता है किसका, √3/2 यानी π/,
किसका जल्दी बताएंगे, π/6 का। सो π/6 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है, π/6। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट secant इनवर्स -2, secant इनवर्स -2, इसके लिए जज कीजिए। अब फिर से बात हमारे पास वही आ गई है कि ये थीटा के बराबर है अगर ये डोमेन का एलिमेंट है। -2 -1 से छोटी वैल्यू है और -1 से -∞ तक की सारी वैल्यूज हमारी डोमेन में है। दैट मीन्स इस पर हमारा इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है। तो इनवर्स फंक्शन हमारा -2 पे डिफाइंड है। ये कोई थीटा आने वाला है जो थीटा बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, 0 to π/2 यूनियन π/2 to π, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा सच दैट सीकेंट थीटा हमारा -2 आना चाहिए। -2 का मतलब कॉस क्या हो गया, हाफ। कॉस हाफ किसका होता है, कोस हाफ होता है π/3 का। लेकिन माइनस है तो माइनस हमारे पास किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2π/3। सो दिस इज द value, principal value of secant inverse in this case. Like that, now we will solve problems related to the cosecant inverse. Cosecant inverse 2. Cosecant inverse 2 यानी ये हमारा एक ऐसा थीटा आने वाला है जिसमें थीटा बिलोंग करना चाहिए किस इंटरवल में, cosecant inverse हमारा डिफाइंड है इस इंटरवल से इस इंटरवल के। मींस दिस इज द डोमेन in the case of cosecant inverse and this is the range in the case of cosecant inverse। तो थीटा हमारा रेंज का एलिमेंट होगा। तो रेंज कौन सी है हमारी, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। इस इंटरवल का एलिमेंट होगा सच दैट cosecant थीटा क्या आना चाहिए, 2। तो cosecant थीटा 2 हमारा किसका आता है, जल्दी बताइए, जिसका साइन थीटा हाफ हो। साइन थीटा हाफ किसका है, साइन थीटा हाफ हमारा होता है π/6 का। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू। सो सिमिलरली cosecant इनवर्स 2 की जगह पे अब हमें मिला है क्वेश्चन cosecant इनवर्स -12। कोसिकेंट इनवर्स -12 भी एक थीटा आने वाला है क्योंकि -12 का मतलब -12 वैल्यू अब चेक कीजिए आप, -1/2 यानी नेगेटिव वैल्यू है। -12 कहाँ पर आएगी, -1 से छोटी है या बड़ी है, जज कीजिए। -12 वैल्यू जो है वो अगेन हमारी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इस इंटरवल को चेक कीजिए, -12 is in this interval or not। तो आप इसको जो है अगर आपका ये वैल्यू लाई नहीं करता है, मीन्स -12 does not belongs to domain, then cosecant inverse is again meaningless। Why it is meaningless? Because this is the value which is greater than -1। -1 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। तो इस इंटरवल को हमने डोमेन में इंक्लूड नहीं किया है, इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो अगेन हम बोल रहे हैं कि -1 does not belongs to domain, that means cosecant inverse -12 is meaningless and the set of principal values again is a null set। In this case also the set of principal values of this is the null set। So likewise we can solve more and more problems related to the principal values। So come to the next part, find the domain of secant inverse 2x plus 1। अब हम जानते हैं कि जो डोमेन है secant inverse, question number 2, secant inverse is defined for values, किन वैल्यूज के लिए सेकेंड इनवर्स हमारा डिफाइंड है, x अगर हमारा लेस देन इक्वल टू -1 हो,
वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तभी हमारा सेकेंड इनवर्स फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पर दिख रहा है आपको -1 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए डिफाइन है सेकेंड इनवर्स। तो हमारा इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये जो हमें क्वेश्चन दिया है सेकेंड इनवर्स 2x + 1, ये फंक्शन हमारा तभी डिफाइन होगा जब हमारा 2x + 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो और 2x + 1 की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दो ही केसेस में हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो आप इस तरीके से 2x + 1 से यहाँ से +1 जो है 2x इज लेस देन इक्वल टू -1 -1 और 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -1। दिस implies 2x is less than equal to -2 और 2x is greater than equal to 0. x is less than equal to -1 और x is greater than equal to 0. तो आपका इंटरवल जो दिखाई दे रहा है यानी -1 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे डोमेन आ रहा है -1 से छोटी, यानी -∞ से लेकर -1 तक वैल्यूज हो सकती है, -1 के इक्वल भी है, इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल दिया है। और यूनियन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 0 से बड़ी, यानी 0 और 0 से बड़ी, तो 0 to infinite। दिस इज द डोमेन, दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ सेकेंड इनवर्स 2x + 1। In this way, we can solve the problems related to the domains। डोमेन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो किस डोमेन के अंदर डिफाइंड है, तभी हम बता सकते हैं कि किसी भी वैल्यू पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कंडीशन गिवन है कोसिकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स y प्लस कोसिकेंट इनवर्स z, दिस इज इक्वल टू -3π/2। हम जानते हैं कि कोसिकेंट इनवर्स जो है वो हमारा किस इंटरवल पे डिफाइंड है। कोसिकेंट इनवर्स का ये इंटरवल है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पर होती है, मिनिमम किस पर होती है, वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, -1 पर, -π/2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारी π/2। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सब -3π/2 है तो कोसिकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स y प्लस कोसिकेंट इनवर्स z, दिस इज इक्वल टू -π/2 एंड -π/2। इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, तीनों की वैल्यूज -π/2। कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2, cosecant inverse y is equal to -π/2 and cosecant inverse z is equal to -π/2। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x क्या आ रहा है हमारा, cosecant -π/2 और y क्या आ रहा है हमारा, y cosecant -π/2 एंड इन द सेम वे z की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है, कोसिकेंट -π/2। तो ये वैल्यू जो है हमारी x की वैल्यू कोसिकेंट -π/2, कोसिकेंट फंक्शन -π/2 पर क्या वैल्यू अचीव करता है, दिस इज योर -1, y भी -1, z भी -1। तो x y z की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू x/y, y/z प्लस z/x। तो डायरेक्ट हम इसमें पुट कर सकते हैं -1/-1, -1/-1, तो ये आपको दिखाई दे रहा है सम आपका 3 है। So in this way you can solve the more and more problems related to the secant and cosecant functions. So I think that's enough for today. Thank you my dear students.